गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर और हमारा नया चैप्टर है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है 60%। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। हर कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन होगा, उसके बाद ही सारी एक्टिविटीज स्टार्ट होगी। इनकॉर्पोरेशन कैसे कराना होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, ये सारी फॉर्मेलिटीज, सारे प्रोविजंस कंपनी लॉ में दे रखे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आरओसी में फाइल करने होते हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। और जब आरओसी सेटिस्फाइड हो जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल हो चुके हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, तो आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर डेट दे रखी होती है, वो होती है इनकॉर्पोरेशन डेट। कंपनी इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद ही अपनी सारी एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकती है। शेयर इशू करना इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद, डिबेंचर इशू करना, लोन लेना, प्रोडक्शन स्टार्ट करना, सेल्स करना, सारी एक्टिविटीज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद। पहले इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद एक्टिविटीज स्टार्ट। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट। अब इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रॉफिट कैसे हो सकता है? जब इनकॉर्पोरेशन से पहले बिजनेस ही नहीं हो सकता तो प्रॉफिट कैसे हो सकता है? अब चैप्टर तो दे रखा है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको हम डिस्कस करेंगे। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करना सीखेंगे। उस प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होता है वो हमें इस चैप्टर में दे रखा है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैसे हो सकता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रॉफिट कैसे हो सकता है। एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं। मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और उस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का नाम है एक्स एंटरप्राइजेस। 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है। मान लेते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है। 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है। मिस्टर एक्स ने ये डिसाइड किया कि ये मेरा जो बिजनेस है एक्स एंटरप्राइजेस, ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मैं इस बिजनेस को 1 अप्रैल 2022 से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर देता हूं। अभी है एक्स एंटरप्राइजेस और 1 अप्रैल 2022 से ये हो जाएगा एक्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहा है और डेट क्या है? 1 अप्रैल 2022। मतलब 1 अप्रैल 2022 से अब जो भी बिजनेस होगा वो किसका होगा? एक्स प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस होगा। मगर अभी तक एक्स प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, मतलब इनकॉर्पोरेशन नहीं हो रखा है। तो मिस्टर एक्स ने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की और मिस्टर एक्स को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिला
और इनकॉर्पोरेशन की डेट है 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 को एक्स प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हो गया, मगर एक्स प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस तो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गया, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से वो बिजनेस एक्स प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस था, मगर एक्स प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई 2022। तो ये जो 1 अप्रैल 2022 जिस दिन से एक्स प्राइवेट लिमिटेड का वो बिजनेस हो गया, से 1 जुलाई 2022 जब एक्स प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ, इस 3 महीने में बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट एक्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मिस्टर एक्स ने 1 अप्रैल 2022 से ही एक्स एंटरप्राइजेस के बिजनेस को एक्स प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया था। इनकॉर्पोरेशन बाद में हुआ, मगर बिजनेस तो 1 अप्रैल 2022 से एक्स प्राइवेट लिमिटेड का ही बिजनेस था। तो ये जो 1 अप्रैल 2022 से 1 जुलाई 2022 में जो भी बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट। एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लो एक बिजनेस है एक्स वाई एंटरप्राइजेस, एक बिजनेस है एक्स वाई एंटरप्राइजेस, एक कंपनी जिसका नाम है PQR प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने एक्स वाई एंटरप्राइजेस का बिजनेस 1 अप्रैल 2022 से परचेज कर लिया। एक्स वाई एंटरप्राइजेस एक रनिंग बिजनेस है। PQR प्राइवेट लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2022 से एक्स वाई एंटरप्राइजेस का बिजनेस परचेज कर लिया, मगर अभी तक PQR प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो रखा है। 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस तो खरीद लिया, मगर PQR प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2022 को हुआ। तो 1 अप्रैल 2022 से बिजनेस तो PQR प्राइवेट लिमिटेड का होगा, मगर PQR प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2022 की डेट को हुआ। तो 1 अप्रैल 2022 से 1 अगस्त 2022 का जो भी बिजनेस चल रहा था, उससे जो भी प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट PQR प्राइवेट लिमिटेड का प्रॉफिट होगा, मगर वो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होगा। 1 अप्रैल 2022 से बिजनेस परचेज किया, 1 अगस्त 2022 को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिला। तो ये जो 4 महीने का प्रॉफिट है, अप्रैल मई जून जुलाई, इट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कंपनी लॉ का प्रोविजन ये कहता है कि इस प्रॉफिट को आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिजनेस तो आपने पहले ही खरीद लिया, मगर आपका इनकॉर्पोरेशन बाद में हुआ, तो आपने बिजनेस जब से खरीदा और इनकॉर्पोरेशन की डेट तक का जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट को आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस प्रॉफिट को हमने नाम दिया है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये फ्री रिजर्व में, मतलब ये फ्री डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। ये जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, आप इस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। हाँ, इनकॉर्पोरेशन के बाद जो प्रॉफिट कमा रहे हो, इट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। तो हमें इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करना है, इनकॉर्पोरेशन के बाद का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करना है। अब क्या दे रखा होगा और हमें क्या करना है, हम इसको डिस्कस करते हैं। मान लो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। हाँ, क्वेश्चन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, 1 जुलाई से 30 जून भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो 1 अप्रैल को हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। 1 अप्रैल 2022 को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और एक कंपनी ने एक रनिंग बिजनेस को परचेज किया, 1 अप्रैल 2022 को ही परचेज कर लिया।
कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2022 को हुआ और फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 2023, 31 मार्च 2023। तो ये जो पूरा एक साल है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, इस पूरे साल का जो प्रॉफिट है हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2022 से 1 अगस्त 2022 का प्रॉफिट हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा और 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट होगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और ये हो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में पूरे साल भर के एक्सपेंडिचर दे रखे होंगे, पूरे साल भर की इनकम दे रखी होगी। हमें इनकम को भी प्री और पोस्ट में अलग अलग करना होगा, हमें एक्सपेंडिचर को भी प्री और पोस्ट में अलग अलग करना होगा और प्री का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करेंगे, पोस्ट का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर बात आती है इनकम को प्री और पोस्ट में कैसे बांटेंगे और एक्सपेंडिचर को भी प्री और पोस्ट में कैसे बांटेंगे। तो इनकम को प्री और पोस्ट में बांटने के लिए, एक्सपेंडिचर को प्री और पोस्ट में बांटने के लिए हम यहां पर कुछ रेशियो की हेल्प लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट रेशियो है, एक रेशियो है सेल्स रेशियो और एक रेशियो है टाइम रेशियो। सेल्स रेशियो क्या, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये पूरा एक जो साल है इसकी टोटल सेल्स है 20 लाख रुपए। इस 20 लाख में 5 लाख रुपए की सेल्स 1 अप्रैल 2022 से 1 अगस्त 2022 की है और 15 लाख की सेल्स 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 की है। तो हमारा सेल्स का रेशियो क्या हो गया, सेल्स का रेशियो प्री इज टू पोस्ट। प्री की सेल्स कितनी 5 लाख, पोस्ट की सेल्स कितनी 15 लाख। क्या रेशियो बना 1:3। प्री की सेल्स और पोस्ट की सेल्स का रेशियो हो गया 1:3। एक होता है टाइम रेशियो, टाइम रेशियो का मतलब प्री का टाइम और पोस्ट का टाइम। प्री में कितने महीने, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने और पोस्ट में कितने महीने 8 महीने। क्या रेशियो बना 1:2। सेल्स का रेशियो बना 1:3 और टाइम का रेशियो बना 1:2। तो बहुत सारी इनकम और बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं हम उनको सेल्स के रेशियो में बांटते हैं और बहुत सारी इनकम और बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो टाइम से रिलेटेड होते हैं हम उनको टाइम के रेशियो में बांट देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर को बांटेंगे प्री और पोस्ट में। जैसे आप P&L बनाते हैं ना, P&L कैसे बनता है, P&L अकाउंट कैसे बनता है। P&L अकाउंट बनता है, हम क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिख देते हैं और यहाँ सारे एक्सपेंडिचर लिख देते हैं और रिजल्ट क्या आता है नेट प्रॉफिट। हमें करना यही है, बस हमें क्या करना है सारे इनकम और एक्सपेंडिचर को प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पर हम इनकम को भी प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये इनकम, इसमें इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्री पोस्ट में और एक्सपेंडिचर को भी प्री पोस्ट में, एक्सपेंसेस को भी प्री पोस्ट में। इससे हमें क्या मिल जाएगा, प्री का प्रॉफिट अलग मिल जाएगा और पोस्ट का प्रॉफिट अलग मिल जाएगा। मतलब हमें खर्चों को भी बांटना है और एक्सपेंडिचर और इनकम को भी बांटना है। और बांटने के लिए ये दो मेन रेशियो है, एक सेल्स का रेशियो और एक टाइम का रेशियो। जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर सेल्स से रिलेटेड है उनको सेल्स के रेशियो में बांटो, जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर टाइम से रिलेटेड है उनको टाइम के रेशियो में बांटो। मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर और इनकम सेल्स और टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मगर कुछ एक्सपेंडिचर और कुछ इनकम ऐसे हैं जिसके लिए ना तो सेल्स रेशियो काम आता है और ना ही टाइम रेशियो काम आता है। तो अपन एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से इनकम और कौन कौन से एक्सपेंडिचर हमें
सेल्स के रेशियो में बांटने, कौन कौन से इनकम और कौन कौन सा एक्सपेंडिचर हमें टाइम के रेशियो में बांटने, और कौन से इनकम और एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कोई और तरीके से हमें प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले तो हम लिस्ट बनाते हैं सेल्स रेशियो में कौन कौन सी इनकम और एक्सपेंडिचर को बांटा जाएगा। सेल्स का रेशियो आप लोग नोट कर लीजिए, एलोकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस बिटवीन प्री एंड पोस्ट, बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले बेस लेते हैं सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो सब के सब सेल्स से रिलेटेड है, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो वेजेज हो, चाहे वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो, जो भी ट्रेडिंग के एक्सपेंडिचर और इनकम है वो सेल्स से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज रिलेटेड टू सेल्स। तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग का बाइफर्केशन हमें करने की जरूरत नहीं, सीधा जीपी निकालो। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली जीपी दे रखा है तो ठीक है, अगर जीपी नहीं दे रखा है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल भर का एक साथ बना लो, जीपी निकालो और जीपी को पी&एल में सीधा प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो सेल्स के रेशियो में। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले हम इनकम की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी इनकम हम सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट इनकम, हम उसको भी सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्सपेंडिचर की बात करें तो डिस्काउंट टू डेटर, डेटर को जो डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट एक्सपेंसेस सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बैड डेट्स सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट होती है, ऑडिट भी बहुत सारी तरह की होती है, टैक्स ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। अगर टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट इज बेस्ड ऑन सेल्स, तो टैक्स ऑडिट का जो खर्चा होता है, टैक्स ऑडिट एक्सपेंसेस, वो सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब अगर नॉर्मल अगर मैं बात में समझूं, ये तो मैंने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट बनाई है, जो भी एक्सपेंडिचर या जो भी इनकम जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं वो सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्री और पोस्ट में। तो एक लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, हो सकता है एक दो एक्सपेंडिचर या एक दो इनकम और ऐसी आए जो हमें सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़े। दूसरा लिखते हैं टाइम रेशियो, टाइम रेशियो। टाइम के रेशियो में वो सारी इनकम और वो सारे एक्सपेंडिचर जो टाइम से रिलेटेड है। अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट की इनकम, इंटरेस्ट इनकम। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो सैलरी एक्सपेंडिचर, रेंट का एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सब टाइम से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इनको टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑफ इसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस
टाइम से रिलेटेड है, तो हम इनको टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कोई और एक दो एक्सपेंडिचर इनकम ऐसी हो जो टाइम से रिलेटेड है। जो टाइम से रिलेटेड होगा वो टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो सेल से रिलेटेड होगा वो सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो केवल और केवल पोस्ट में ही आते हैं, प्री में आते ही नहीं है, ओनली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही आएंगे। कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं ओनली रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जनरली इसमें आते हैं एक्सपेंडिचर। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो केवल पोस्ट में आते हैं, उनको प्री में लिखना ही नहीं है, पूरा का पूरा पोस्ट में। जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं या लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। मतलब पहले बिजनेस क्या था, पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप। अब इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या हो गया, कंपनी। तो कंपनी में ही डिबेंचर हो सकते हैं, पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में तो डिबेंचर हो ही नहीं सकते। जब डिबेंचर हो ही नहीं सकते तो डिबेंचर का इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। तो डिबेंचर का पूरा इंटरेस्ट हमें पोस्ट में लिखना है, प्री में लिखना ही नहीं है, डिबेंचर का इंटरेस्ट। जैसे डायरेक्टर फीस। अब डायरेक्टर कहाँ होते हैं, डायरेक्टर कंपनी में होते हैं, डायरेक्टर प्रोप्राइटरशिप में नहीं होते, डायरेक्टर पार्टनरशिप में नहीं होते। तो डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, डायरेक्टर को फीस दे रहे हो, ये सारे के सारे केवल और केवल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में तो होते नहीं है। जैसे अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ। अब ये भी कहाँ हो सकता है, केवल और केवल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हो सकता है, प्री इनकॉर्पोरेशन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय पहले बिजनेस प्रोप्राइटरशिप था या पार्टनरशिप था, वहां पर डायरेक्टर, डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये सब कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो भी खर्चा आता है, जो भी आपको ये खर्चा दे रखा होता है, वो पूरा का पूरा आपको पोस्ट में लिखना है, प्री में लिखना ही नहीं है। अच्छा, कुछ खर्चे और कुछ इनकम ऐसी है जो केवल प्री में आएगी, वो पोस्ट में नहीं आएगी, ओनली रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन। वैसे इसके आने के चांसेस बहुत कम है, ये जो अब मैं लिख रहा हूं इसके आने के चांसेस बहुत, मतलब ऐसा खर्चा आने के चांसेस बहुत कम है जो केवल प्री में ही आएगा। जैसे पार्टनर की इंटरेस्ट, पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। कंपनी में पार्टनर तो होते नहीं है, तो पार्टनर की कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट दे रखा है खर्चे में, एक्सपेंडिचर में, तो पूरा का पूरा प्री में लिखना है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रखा है या कमीशन दे रखा है तो वो भी केवल और केवल प्री में आएगा, क्योंकि कंपनी में पार्टनर होते ही नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल कंपनी में नहीं हो सकता, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू पार्टनर कंपनी में नहीं हो सकता, इसीलिए ये कंपनी में नहीं आएंगे। ये पूरे के पूरे अगर लिखा हुआ है तो पूरा का पूरा कहाँ लिखना है, हमें पूरा का पूरा उसको प्री में लिखना है। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर टाइम रेशियो, एक ये जो ओनली रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इस लिस्ट में एक नाम और जोड़ो, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। एक होती है टैक्स ऑडिट, एक होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट। टैक्स ऑडिट इज रिलेटेड टू सेल्स, इसलिए सेल्स के रेशियो में बटेगी प्री और पोस्ट में। मगर जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है वो केवल कंपनी की होती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की नहीं होती, स्टैट्यूटरी ऑडिट पार्टनरशिप बिजनेस की नहीं होती, इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस पूरी की पूरी हमें कंपनी में ही लिखनी है, मतलब पोस्ट में ही लिखनी है, क्योंकि कंपनी में ही स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है।
अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है, वैसे ज़्यादातर ऐसे ही होता है, अगर ऑडिट फीस लिखी हुई होती है, खर्चे में दे रखा है ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस के बारे में अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये टैक्स ऑडिट फीस है या स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस है, तब तो आपको पता है क्या करना है। टैक्स ऑडिट फीस है तो सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस है तो पूरा का पूरा पोस्ट में लिखना है। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं हो कि ये स्टैट्यूटरी है या टैक्स ऑडिट है, तो आप एज्यूम करोगे, और क्या एज्यूम जनरली हम करते हैं, इट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। अगर क्वेश्चन में केवल ये लिखा हुआ हो ऑडिट फीस, एक्सपेंडिचर में दे रखा हो ऑडिट फीस, और ये नहीं दे रखा है कि ये टैक्स ऑडिट है या स्टैट्यूटरी ऑडिट है, तो हम एज्यूम करेंगे इट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। और हमें पूरी की पूरी ऑडिट फीस के एक्सपेंडिचर को कहाँ लिखना है, हमें उसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के पीरियड में लिखना है, पूरी की पूरी ऑडिट फीस का एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कुछ एक्सपेंडिचर और इनकम जो सेल्स के रेशियो में, कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर जो टाइम के रेशियो में, कुछ केवल पोस्ट में लिखना है, कुछ केवल प्री में लिखना है। अच्छा, एक और आता है पॉइंट, और वो है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। अब ये इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन क्या है, सबसे पहले तो ये बताता हूं। देखो, जैसे मान लो अभी हमने बात की कि एक बिजनेस है XY एंटरप्राइजेस, इस बिजनेस को PQR लिमिटेड ने परचेज कर लिया। तो जब PQR लिमिटेड इस बिजनेस को परचेज करेगी, तो जिससे परचेज कर रहे हैं हम, अगर किसी बिजनेस को, अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर PQR लिमिटेड इस बिजनेस को परचेज कर रही है तो XY एंटरप्राइजेस के जो ऑनर थे उनको पेमेंट करेंगे। उनको जितना पेमेंट करेंगे, उनका बिजनेस हम खरीद रहे हैं, तो बिजनेस खरीदने के बदले में हम उनको जितना पेमेंट करेंगे उसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। मान लो हमारा परचेज कंसिडरेशन फिक्स हुआ 1 करोड़ रुपए, मतलब PQR लिमिटेड XY एंटरप्राइजेस के ऑनर को उनके बिजनेस खरीदने के बदले में 1 करोड़ रुपए देगी। अब PQR लिमिटेड कब देगी रुपए, जब PQR लिमिटेड के पास पैसे आएंगे। PQR लिमिटेड के पास पैसे कब आएंगे, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराएगी। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, लोन ले सकती है, जहां से भी चाहो वहां से पैसा अरेंज कर सकती है। तो इसका मतलब है बिजनेस को तो हमने मान लेते हैं 1 अप्रैल 2022 से ही परचेज कर लिया, तो इसका मतलब है 1 अप्रैल 2022 को ही ये 1 करोड़ रुपए ड्यू हो गए। PQR लिमिटेड XY एंटरप्राइजेस को 1 करोड़ का पेमेंट करेगी, कब करेगी, जब बिजनेस खरीदा जाएगा। और बिजनेस कब खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 को खरीद रहे हैं। मगर PQR लिमिटेड 1 करोड़ का पेमेंट कब करेगी, इनकॉर्पोरेशन के बाद, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के बाद ही कंपनी पैसों का अरेंजमेंट कर पाएगी। तो मान लो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ 1 अगस्त 2022 और कंपनी ने उसके बाद शेयर इशू किए, डिवेंचर इशू किए, पैसे आए और उस पैसों से 1 करोड़ का पेमेंट किया XY एंटरप्राइजेस को, और पेमेंट किया 1 सितंबर 2022। तो बिजनेस को तो हमने 1 अप्रैल 2022 को ही खरीद लिया, हम पेमेंट कर रहे हैं 1 सितंबर 2022 को। तो दिखती बात है, बहुत बार ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है। XY एंटरप्राइजेस कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस तो आप 1 अप्रैल को खरीद रहे हो, हमें आप पेमेंट करो 1 सितंबर को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने का आप हमें इंटरेस्ट दो। अगर ऐसा है तो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन हमें पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन क्या है, खर्चा। ये इंटरेस्ट कब से कब तक का होगा, जिस दिन से बिजनेस खरीदा है 1 अप्रैल 2022 से लगाकर जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं। अब 1 अप्रैल 2022 से 1 सितंबर 2022 का इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल। इसमें प्री का टाइम कौन सा है, 1 अप्रैल से, हमारा इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, 1 अगस्त 2022। तो ये जो 5 महीने का इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, इसमें से 4 महीने का इंटरेस्ट प्री में जाएगा और 1 महीने का इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा। मतलब टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो बिजनेस खरीदा उस दिन से स्टार्ट हुआ और पेमेंट किया उस दिन पे जाके वहां तक का इंटरेस्ट होगा। उस पूरे टाइम पीरियड में से हमें देखना पड़ेगा कि इसमें प्री का कितना है और पोस्ट का कितना है। तो जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं वो 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक का है, उसमें 1 अप्रैल से 1 अगस्त 4 महीने प्री के होंगे
और 1 अगस्त से 1 सितंबर 1 महीना पोस्ट का होगा, तो जो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन है उसको हम 4 और 1 के रेशियो में बांटेंगे, 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ रहे? तो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, पहले आप टोटल इंटरेस्ट निकालो, कहां से स्टार्ट होगा, डेट ऑफ बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज की डेट से स्टार्ट होगा टू डेट ऑफ पेमेंट पे जाके खत्म होगा, डेट ऑफ पेमेंट। तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें प्री का टाइम कितना और पोस्ट का कितना। तो प्री और पोस्ट का जो टाइम पीरियड होगा उस रेशियो में इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन प्री एंड पोस्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटरेस्ट देना ही देना है, हमें तो अगर दे रखा है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन नहीं है मतलब हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, जब इनकॉर्पोरेशन हो उसके बाद पेमेंट किया। जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटरेस्ट देना ही देना होता है। हाँ, अगर दिया है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा हमने इस बारे में बात की। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन के बारे में आप नोट कर लेना कि कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, एक पॉइंट और वो आता है बैड डेट्स रिकवर्ड। वैसे नॉर्मल अकाउंटिंग बताता हूँ बैड डेट्स रिकवर्ड का क्या होता है। जब बैड डेट्स रिकवर्ड होता है, बैड डेट्स होना तब तो एक्सपेंडिचर है, P&L के डेबिट साइड में आता है। एक होता है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स जब रिकवर्ड होता है तो हम उसको P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इनकम की तरह लिखते हैं, बाई बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर कभी भी बैड डेट्स में से माइनस नहीं होता है। जैसे मान लो हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड है 10,000 और हमारा बैड डेट्स है 70,000, तो ये बैड डेट्स 70,000 P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे और ये 10,000 बैड डेट्स रिकवर्ड P&L के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दोनों को नेट करके नहीं लिखते। ऐसा नहीं कि 70,000 बैड डेट्स और 10,000 बैड डेट्स रिकवर्ड नेट 60,000, ऐसा नहीं करना है। बैड डेट्स अलग आएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अलग आएगा। बैड डेट्स जो है वो 70,000 आएगा P&L के डेबिट साइड में और बैड डेट्स रिकवर्ड 10,000 अलग से आएगा P&L के क्रेडिट साइड में। इसको भी अलग अलग बांटेंगे प्री और पोस्ट में, इसको भी अलग अलग बांटेंगे प्री और पोस्ट में। ये तो सेल्स के रेशियो में बटेगा। जो बैड डेट्स है ये तो सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्री की सेल्स और पोस्ट की सेल्स के रेशियो में। मगर बैड डेट्स रिकवर जो होता है, जनरली बैड डेट्स रिकवर क्या, जो पहले का बैड डेट्स है। अब पहले का बैड डेट्स मतलब पहले 1-2 साल पहले कोई बैड डेट्स हुआ था, वो रिकवरी हुई है, तो वो पूरा का पूरा बैड डेट्स रिकवर्ड उस टाइम पीरियड का है जो प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले का टाइम है। तो जनरली बैड डेट्स रिकवर्ड पूरा का पूरा प्री में लिख दिया जाता है। इनकम है, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम साइड में आएगा और पूरा का पूरा कहाँ लिखेंगे, वो पूरा का पूरा लिखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड में, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब पहले का कोई बैड डेट्स था। पहले का बैड डेट्स मतलब इनकॉर्पोरेशन तो इस साल हुआ है, तो पहले तो कंपनी थी ही नहीं, तो पूरा का पूरा बैड डेट्स रिकवर्ड जनरली हम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होता है, जैसे क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है बैड डेट्स 40,000 और ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड ₹5,000। 40,000 बैड डेट्स है, ये 5,000 रुपये बैड डेट्स रिकवर को एडजस्ट करने के बाद है। मतलब बैड डेट्स रिकवर हमने बैड डेट्स में से माइनस कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब है बैड डेट्स कितना, बैड डेट्स है 45,000 का और बैड डेट्स रिकवर्ड कितना है 5,000। ये तो आएगा P&L के डेबिट साइड में, ये आएगा P&L के क्रेडिट साइड में। 45,000 को तो सेल्स के रेशियो में बांटेंगे और ये जो 5,000 है इसको जनरली हम प्री के टाइम पीरियड में लिख देते हैं, क्योंकि वो बैड डेट्स पुराना होगा और पुराने में कंपनी तो थी नहीं, तो पूरा का पूरा बैड डेट्स रिकवर्ड हमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लिखना होता है। करेक्ट। अच्छा, ये तो मैंने एक जनरल रूल बताया। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली किसी एक्सपेंडिचर और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई पॉइंट दे रखा है तो फिर हमें वहाँ पर ये जनरल रूल काम में नहीं लेने। जैसे मान लो दे रखा है सैलरी 2 लाख रुपए, उस 2 लाख में से प्री की सैलरी 20,000 है, पोस्ट की 180 है, तो ऐसा नहीं कि 2 लाख को आप टाइम के रेशियो में बांट दो। जब दिया हुआ है कि इसको ऐसे से करना है तो फिर वैसे ही करना है। अगर किसी एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में स्पेसिफिकली हमें क्वेश्चन में कोई डिटेल दे रखी है तो उसका एडजस्टमेंट वैसे ही होगा जैसा क्वेश्चन कहता है।
अगर कोई डिटेल नहीं है तो फिर हम इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन करोगे तो सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको पहले तो सेल्स रेशियो निकालना है, टाइम रेशियो निकालना है। ठीक है, और उसके बाद में हमें प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है। अच्छा, P&L अकाउंट नहीं बनाना है, P&L स्टेटमेंट बनाना है, बट वो नए वाले फॉर्मेट के हिसाब से नहीं बनाना है। मॉड्यूल में भी ऐसा नहीं कर रखा है, नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मेट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर बना कैलकुलेट करना है, स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले इनकम। ट्रेडिंग तो हमें बनाना नहीं होता है क्योंकि जीपी सीधा सेल्स के रेशियो में बढ़ जाता है। हाँ, अगर डिटेल दे रखे तो ट्रेडिंग आप वर्किंग नोट में बना लो, जीपी यहां पर बांट दो। यहां पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर हम लिखेंगे टोटल, यहां हम लिखेंगे बेसिस, यहां हम लिखेंगे प्री, यहां हम लिखेंगे पोस्ट। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मान लो 5 लाख रुपए, इसको किस रेशियो में बांटते हैं? सेल्स के रेशियो में। सेल्स का रेशियो मान लो 1:4 है, तो प्री में 1 लाख और पोस्ट में 4 लाख। जैसे मान लो हम ले लेते हैं इंटरेस्ट इनकम, सपोज इट इज 40,000, ये टाइम के रेशियो में। मान लो टाइम का रेशियो है 1:3, तो 10,000 और 30,000। मान लो ये दो इनकम है, तो यहां पर हमने कर दी इसकी टोटल, टोटल ए। फिर एक्सपेंसेस, फिर सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, यहां पर आ जाएगी उसकी टोटल, यहां लिखेंगे टोटल बी, और फिर आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ए माइनस बी। ये हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट, ये हो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट। ये प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट ब्रैकेट में देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और ये जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, इस तरीके से हमें स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी है। पहले तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, और फिर ये स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर किसी इनकम या एक्सपेंडिचर के लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कैसे एलोकेट करना है उसके बारे में दे रखा है, तो फिर अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे हमें उस इनकम या एक्सपेंडिचर को, उस पर्टिकुलर इनकम या एक्सपेंडिचर को एलोकेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो हमने डिस्कस किया इजी चैप्टर है। ये जो लिस्ट है ये ऐसा मत समझना कि बस ये फिक्स लिस्ट है, इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कहीं ना कहीं कुछ चेंज करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या डिटेल दे रखी है। एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट हमने यहाँ पर डिस्कस की कि इस खर्चे को ऐसे ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।